हेलो स्टूडेंट्स, जेई मैथ सिंप्लीफाइड चैनल पर आपका एक बार और स्वागत है। इस वीडियो में हम डिटर्मिनेंट्स की एक्सरसाइज 4.1 एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को देखेंगे। अगर आप आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल पर आए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। डिटर्मिनेंट जो होता है वो एक वैल्यू होती है जो एक स्केयर मैट्रिक्स के साथ एसोसिएटेड होती है। ठीक है, तो जैसे ए बी सी डी अगर मैं देखूँ तो इसमें दो रोज हैं और दो कॉलम्स हैं। मैट्रिक्स में हम क्या करते थे, इसको या तो ऐसा लिखा जाता था मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए, ठीक है, या यहाँ पर क्रॉस ब्रैकेट लगा दिया जाता था, ऐसे बॉक्स वाली ब्रैकेट लगाया जाता था। अगर आपको ध्यान में है मैट्रिक्स वाला चैप्टर जो इससे प्रीवियस चैप्टर है, ठीक है। तो अब डिटर्मिनेंट में क्या होता है, इसे वर्टिकल लाइंस लगा देते हैं, तो ये वाली वैल्यू इसके बराबर होती है। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें प्लस का साइन लगाते हैं, यहाँ पे माइनस का साइन लगाते हैं और ए डी माइनस बी सी इसकी वैल्यू आती है। ठीक है, तो सिंपल डिटर्मिनेंट 2 × 2 का जिसको नहीं पता है उसकी वैल्यू कैसे आती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ए डी माइनस बी सी। तो ऐसे ही इसको भी हम करेंगे, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × -1। ठीक है, तो ये 2 × -1 हो गया, -4 × -5। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, ये -2 + 20, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 18। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो आप डायरेक्टली भी ऐसे सोच सकते हो, जैसे जब आपको कैलकुलेशंस को फास्ट करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो जैसे इसको मैं यहाँ पे दोबारा से लिखता हूँ, 2 - 5 4 - 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो -2। ठीक है, फिर इधर वाली जो टर्म जब मल्टीप्लाई करोगे आप, ये वाली जब टर्म मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके नेगेटिव के साथ जाएगी। ठीक है, तो -(-20). ठीक है, तो -(-20), माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो ये बन जाएगा 20 - 2 80। ठीक है, ओरली ये तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं 2 × 2 का डिटर्मिनेंट। तो क्वेश्चन 1 आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन 2 पे आते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट जो है कैसे सॉल्व करोगे, इधर प्लस लगाओगे इधर माइनस लगाओगे, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन जाएगी, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो आइडेंटिटी होती है, आप सब लोग जानते होंगे। क्या वैल्यू आएगी इस पार्ट की, इस पार्ट का आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। नेक्स्ट आते हैं, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बन जाएगा x+1 × x² माइनस x+1। ठीक है, -(x−1) × x+1। ठीक है, तो इसने ना ये दो आइडेंटिटीज़ यूज़ कर रखी हैं। अब देखो, जिसको अगर फॉर्मूले याद हैं अच्छे से 9th-10th में जो आपने आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, तो वो इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी से कर लेगा, उसको ये सब मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो x³ + 1 के फैक्टर्स होते हैं, x+1 × x² माइनस x+1। ठीक है, तो यहाँ पे वही वाली टर्म बन रही है, तो ये वाली जो टर्म है इस फैक्ट मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद ये x³ + 1 बनेगी। ऐसे a+b × a-b क्या होता था, a² - b²। तो x-1 × x+1 हमारे पास बनेगा x² - 1, तो ये बन जाएगा -(x² - 1). तो मेरे पास टर्म बन जाएगी x³ - x² + 2। सो ये जो टर्म है ये मेरी आंसर हो जाएगी इस प्रॉब्लम का। ठीक है, बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है, उसने अब यहाँ पर मैट्रिक्स दिया हुआ है, वो आपको ये बताना चाह रहा है कि मैट्रिक्स को एलिमेंट्स को मैट्रिक्स के एलिमेंट को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करके फिर उसका डिटर्मिनेंट लेता हूँ तो क्या चेंज आएगा उसमें। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a का मतलब हो गया कि मैट्रिक्स को जब आप स्केलर मल्टीप्लाई करते थे, स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते थे, तो सारी वैल्यूज़ आपकी क्या होती थी, मल्टीप्लाई होती थी। तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी 2 4 8 4। ठीक है, समझ आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या वैल्यू आएगी आपके पास, 8 - 32। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -24। ठीक है, तो राइट हैंड साइड को देखते हैं। अब राइट हैंड साइड में क्या है, 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट है। तो पहले तो मैं डिटर्मिनेंट ए लिख लेता हूँ। डिटर्मिनेंट ए इज़ 1 2 4 2। डायरेक्ट कैलकुलेशन करना है, 4 × 2 - 8, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, -24। ठीक है, तो हम यहाँ से हमने ये प्रूव कर दिया है कि भाई हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। तो आप लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अच्छा, अब इसको करने का एक और तरीका है, जो आप जैसे इस चैप्टर में एनसीईआरटी में इस चैप्टर में एक्सरसाइज 4.1 के बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, तो उन प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से भी आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे मैं आपको वो बताने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे जब मैं 2 से लेफ्ट हैंड साइड अगर लिखूँगा, तो मैं 2 से मैट्रिक्स एक के सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 2 × 2 2 × 4
एंड 2 × 2 या लिख दूंगा, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि अगर मेरे पास कोई भी एक डिटर्मिनेंट है किसी भी ऑर्डर का हो, या तो 3 × 3 का हो सकता है, 2 × 2 का हो सकता है, 4 × 4 का हो सकता है, तो मान लेते हैं जैसे ABC, ठीक है, 2D 2E 2F लिखा हुआ है और GHI। तो अगर कोई भी एक कॉमन फैक्टर जो है या कॉमन मल्टीपल जो है किसी रो या किसी कॉलम में बैठा हुआ है तो वहाँ से कॉमन आ जाता है। तो जैसे अगर आप इधर देखेंगे तो आपके पास इस रो में 2 कॉमन बैठा हुआ है, तो आप 2 बाहर ले जाके इसको ABCDEFGHI लिख सकते हो। ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो जो मेरे लेक्चर्स हैं उसमें ये डिराइव भी किया हुआ है हमने। तो यहाँ से हमें देखने पे समझ आ रहा है कि भाई यहाँ पर 2 इस रो में बैठा हुआ है, ये वाला 2 इस सेकेंड रो में बैठा हुआ है, ये जो 2 है ये फर्स्ट रो में बैठा हुआ है, ये वाला जो 2 है वो सेकेंड रो में बैठा हुआ है। इसको आप ऐसे ही कॉलम में भी देख सकते हो। तो 2 × 2 मैंने क्या किया, फर्स्ट रो में से एक 2 कॉमन निकाल लिया तो 1 2 बचेगा, सेकेंड रो में से एक 2 निकाल लिया तो 4 2 बचेगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 × 2 - 8, ठीक है। या इसको मैं ऐसे डायरेक्टली लिख देता हूँ, 4 टाइम्स ऑफ, अगर आप देखोगे तो ये वाली वैल्यू 1 2 4 2 ही तो हमारा डिटर्मिनेंट ए है, तो ये डायरेक्टली हमारा राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो ये जो मैंने सेकंड वाला स्टेटमेंट प्रूव किया है ये मैंने किसकी हेल्प से प्रूव किया है, प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से प्रूव किया है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। आप पहले तरीके से प्रूव कर सकते हो, सेकंड तरीके से प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट में आते हैं, शो दैट 3A होल डिटर्मिनेंट इज 27 डिटर्मिनेंट है। सेम इसमें क्या होगा, अगर आप वैसे सोचते हो तो तीनों साइड से तीनों रो से अगर आप 3 को मल्टीप्लाई करते हो तो तीनों रो में से 3 कॉमन आएगा। जब पूरा डिटर्मिनेंट लेंगे तो 3 का क्यूब बाहर जाएगा तो वो 27 डिटर्मिनेंट हो जाएगा। जो ये वाली जो स्टेटमेंट है बहुत ही ईजी है, मतलब वैसे ओरली सोचने में अगर आपको प्रॉपर्टीज आती हैं। बट अभी फिलहाल के लिए हम शो करते हैं आपको। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरी क्या हो जाएगी, 3 डिटर्मिनेंट है, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 0 3 0 3 6 0 0 12 सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे। तो बेटर है इसको, जैसे आपको ये पता होगा डिटर्मिनेंट को हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं कॉलम वाइज सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 टाइम्स ऑफ, ये रो हटाएंगे ये कॉलम हटाएंगे, 36 - 0 तो 36, तो ये वाली वैल्यू 108 आ जाएगी। फिर माइनस बाकी टर्म तो -0 × समथिंग प्लस 0 × समथिंग। एक बार मैं यहाँ पे 3 × 3 का डिटर्मिनेंट भी आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। ABCDEFGHI है से मान लो मेरे पास, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं प्लस माइनस प्लस लगा देता हूँ। अभी मैं इसको कॉलम से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो A टाइम्स ऑफ इसकी रो हटाएंगे इसका कॉलम हटाएंगे, मतलब A की रो हटाएंगे A का कॉलम हटाएंगे, फिर क्या लिखेंगे EI - HF माइनस D टाइम्स ऑफ D की रो और D का कॉलम हटाएंगे और लिखेंगे BI - CH प्लस G टाइम्स ऑफ G की रो हटाएंगे G का कॉलम हटाएंगे BF - EC, ठीक है। ये वाली वैल्यू आती है। तो सेम इसमें मैं ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ, तो 3 की रो और 3 का कॉलम अगर हटाऊंगा तो बेसिकली मैं ये रो और ये कॉलम हटाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा 36 - 0, ठीक है, समझ गए। और बाकी तो टर्म्स हमारे पास 0 हैं ही। अब राइट हैंड साइड देखते हैं, विच इज़ 27 × डिटर्मिनेंट A। तो डिटर्मिनेंट A की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं। डिटर्मिनेंट A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 0 1 0 1 2 0 0 4 का डिटर्मिनेंट। तो प्लस माइनस प्लस इसी से सॉल्व कर देते हैं, 27 × 1 इंटू इसकी रो हटेगी इसका कॉलम हटेगा, ठीक है। तो इसकी रो और इसका कॉलम हटा दो, बाकी तो 0 ही है, तो 4 - 0 तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, हैंस प्रूव। तो इसका मतलब है कि 3 डिटर्मिनेंट A किसके बराबर होगा हमारे पास, 27 डिटर्मिनेंट A के बराबर हो जाएगा। इसको मॉड A की तरह लिखा जाता है एक्चुअली में। मैट्रिक्स में अगर मैट्रिक्स का मॉड लिख रहे हैं उसको शॉर्टकट में मॉड A बोल सकते हैं। उसका मतलब ये होता है कि मॉड A का मतलब होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A। आपको A जो मैट्रिक्स है वो स्केयर मैट्रिक्स है, उसके डिटर्मिनेंट के बराबर है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट। अब जैसे मैंने आपको बताया डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम से सॉल्व कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप वहाँ पे प्लस माइनस का साइन लगा रहे हो। तो जो ये पहला वाला एलिमेंट होता है, जैसे 3 × 3 आपके कोर्स में है, ज़्यादातर क्वेश्चन आपको 3 × 3 वाले डिटर्मिनेंट पर ही मिलेंगे। तो पहला वाला एलिमेंट के साथ प्लस लगाना है, इसके साथ माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो अभी देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बीच वाली रो में 2 0 बैठे हुए हैं, तो बढ़िया है, आप क्या करो इसी से सॉल्व कर दो बीच वाली रो से। तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, -0 × समथिंग प्लस 0 × समथिंग, वो 0 ही आएगा। तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, इसकी रो और इसका कॉलम हटाएंगे,
इसकी रो और इसका कॉलम हटा दिया हमने, तो बनेगा 3 इंटू -5 -15 और माइनस माइनस ये इसके साथ, देखो ये इसको अब इसके साथ ना इसको ऐसे मैं लिख देता हूँ एक बार, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये बेसिकली ऐसा हो रहा है कि 1 के साथ ये वाली रो और इसका कॉलम हटाएंगे तो बचा हुआ डिटर्मिनेंट लिखना होता है 3 - 1 और 3 - 5, तो ये वाली टर्म ऐसी बनेगी ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो ये बन जाएगा -15 + 3, तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास -12। ठीक है। अब हो सकता है किसी बच्चे को ये ट्रिक ना पता हो कि मेरे को सेकंड बीच वाला जो कॉलम है मैं उससे भी, बीच वाला रो या बीच वाला कॉलम या बीच वाले मतलब साइड वाले रोज या साइड वाले कॉलम से भी सॉल्व कर सकता हूँ। मान लो उसको ऊपर वाली रो से ही सॉल्व करना आता है तो कुछ नहीं, उसके लिए थोड़ा सा स्टेप हमारा बढ़ जाएगा, तो इसे हम उसी से सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस प्लस। तो अगर मैं इससे वैल्यू निकालता हूँ तो क्या आएगा 3 इंटू इसकी रो हटाएंगे इसका कॉलम हटाएंगे 0 -5 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस है। ठीक है, माइनस माइनस +1 हो गया, इसकी रो इसका कॉलम हटाऊंगा 0 -3 तो +3 हो गया, प्लस -2 इंटू इसकी रो हटाएंगे इसका कॉलम हटाएंगे 0 - 0 0 हो गया। तो अब देखो ये वाली वैल्यू कितनी बनी है, -15 + 3 कितनी वैल्यू आएगी -12। समझ आ गया। अब किसी भी रो से किसी भी कॉलम से सॉल्व करोगे आपका आंसर यही आएगा। बस आपको साइंस का ध्यान रखना है कि इसके साथ साइन कैसे आ रहे हैं। ठीक है, वो बेसिकली कोफैक्टर वाली थ्योरी है, माइनर एंड कोफैक्टर वाली थ्योरी है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इस पे आते हैं। अब इसको भी करने के दो तरीके हैं, आप इसको डायरेक्टली ओपन अप करके कर सकते हैं। तो अब मैं आपको ना कुछ प्रॉपर्टीज़ लगा के करने की कोशिश करते हैं हम लोग। आप वैसे डिटर्मिनेंट को डायरेक्टली तो सॉल्व कर ही लोगे। ठीक है, इस प्रॉब्लम में एज सच कोई प्रॉपर्टी तो नहीं लग रही है, तो इसको डायरेक्टली ही सॉल्व करते हैं। कुछ डिटर्मिनेंट में ऐसा होता है कि प्रॉपर्टीज़ लग रही होती हैं तो उससे क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो चलो कोई नहीं, इसको मैं डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ। तो टॉप रो से सॉल्व कर रहा हूँ, प्लस माइनस प्लस, तो 3 इंटू क्या करेंगे इसकी रो और इसका कॉलम हटाएंगे, तो इसकी रो और इसका कॉलम को हटाओ। बेसिकली आपको मन में ऐसे सोचना है ये और ये मैंने हटा दिया है। ठीक है, तो उसके बाद क्या बनेगा मेरे पास 1 इंटू 1 1 प्लस 6। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट क्या आएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। फिर अब आपको ऐसे सोचना है कि मैंने इसकी रो और इसका कॉलम हटा दिया है। ठीक है, तो क्या बचेगा मेरे पास 1 + 4 और आ जाएगा यहाँ पे, +5 इंटू, अब हम क्या करेंगे जब 5 लिखा इसकी रो और इसका कॉलम हटा दिया है। ठीक है, तो +5 इंटू इसकी रो और इसका कॉलम हटा दिया है, तो बनेगा 3 - 2। तो देखो कितनी वैल्यू हो रही है, 6 + 1 7, 7 3 ज़ा 21 प्लस 4 इंटू 5 इज़ 20 प्लस 5, तो ये वाली वैल्यू बन रही है 41 + 5 46। सो इसका आंसर आ रहा है 46। समझ आ गया। तो इस प्रॉब्लम में ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रही थी, इसलिए हमने डिटर्मिनेंट को डायरेक्टली ओपन अप कर दिया। नेक्स्ट वाले में आते हैं, इसमें प्रॉपर्टी लग रही है देखो। ठीक है, तो आपने ये पढ़ा था कि A ट्रांसपोज अगर -A के बराबर होता है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट अगर हम लेते हैं उसकी वैल्यू कितनी आती है 0। तो मतलब कहने का मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑटोमेटिकली स्केयर मैट्रिक्स होती है ऑफ ऑड ऑर्डर होना चाहिए। उसका ऑर्डर मतलब या तो जैसे 3 हो सकता है या 5 हो सकता है या 7 हो सकता है या 1 हो सकता है या 9 हो सकता है। ऐसे केस में उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा, इवन ऑर्डर पे वो 0 नहीं होता। तो इसको आप यहाँ से चेक भी कर सकते हो, इसका आंसर डायरेक्टली 0 भी लिख सकते हो। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी CBSE में आते हैं तो उसमें आप डायरेक्टली 0 लिख सकते हो। बाकी इसको कैलकुलेट भी करके मैं आपको दिखा देता हूँ, प्लस माइनस प्लस लिख लेते हैं। तो 0 इंटू इसकी वैल्यू जो है वो कैसे लिख रहा हूँ, 0 इंटू इसकी रो इसका कॉलम हटाया तो 0 -9 + 9 आ जाएगा, तो 0 ही रहेगा। -1 इंटू की 0 मल्टीप्लाई हो रहा था, -1 इंटू ये रो हटेगी कॉलम हटेगा 0 -6 आ जाएगा। ठीक है, +2 इंटू ये रो हटेगी कॉलम हटेगा -3 + 0 आ जाएगा। तो ये वैल्यू बन गई 6 - 6, क्या आंसर आ गया 0। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी भी आप ध्यान में रख सकते हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, काफ़ी यूज़ भी होती है। जेई में भी काफ़ी बार इस पर क्वेश्चन पूछे आ चुके हैं। इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट 2 - 1 - 2 0 2 - 1 3 - 5 0। तो इसको भी सॉल्व करते हैं फर्स्ट रो से, प्लस माइनस प्लस लिख देता हूँ मैं। तो 2 इंटू इसकी रो इसका कॉलम हटाऊंगा 0 - 5। ठीक है, +1 इंटू इसकी रो हटाऊंगा इसका कॉलम हटाऊंगा 0 0 - 3, तो +3 हो जाएगा बेसिकली।
देख रहे हो, मैं इसको पहले ऐसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 0, फिर माइनस ऑफ, फिर इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो माइनस ऑफ -3 वो +3 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 + 3, फिर -2 इंटू इसकी रो हटाया, इसको कॉलम हटाया, इसकी रो इसका कॉलम हटाएंगे तो 0 0 -6, तो ये वैल्यू आ रही है मेरे पास -10 + 3 + 12, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 6 है, तो सेम इसमें भी वैसे ही बोला हुआ है अपने को। ठीक है, बट इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू मैं डायरेक्टली बता देता हूँ आपको, 0 आएगी, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी क्लियरली लग रही है। इसको मान लेते हैं मेरे को ये डिटर्मिनेंट निकालना है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 1 -2 2 1 -3। ठीक है, इसमें थोड़ा सा गैप दे देते हैं, और 5 4 -9। अब मुझे ये जैसे प्रॉपर्टीज़ पता है, इसीलिए मैं बहुत जल्दी से सोच पाता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक ऑपरेशन लगा रहा हूँ, C1 टेंडिंग टू C1 + C2। ठीक है, फिर मैं आपको डायरेक्टली भी सॉल्व करके बता दूंगा, बट ये वैसे भी सॉल्व हो रहा है ना, तो इसीलिए मैं आपको वो वाला भी शो करना चाह रहा हूँ। तो 1 + 1 2 हो गया, मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं C1 टेंडिंग टू C1 + C2। तो मैं दो कॉलम को ऐड कर रहा हूँ, 2 + 1 3 हो गया, 5 + 4 9 हो गया, 1 1 4 -2 -3 -9। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे मैं लिख रहा हूँ C1 टेंडिंग टू C1 + C3। इनफैक्ट मैं इस स्टेप पर भी लिख सकता था C1 टेंडिंग टू C1 + C2 + C3, तो वो भी अच्छा रहता। चलो अभी कोई नहीं, मैंने ऐसे कर लिए। तो C1 टेंडिंग टू C1 + C3 0 0 0 1 1 4 -2 -3 -9। तो एक डिटर्मिनेंट जिसकी सारी रोज, मतलब एक रो के सारे एलिमेंट्स या एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो रहे हो, उसकी वैल्यू 0 आ जाती है, क्योंकि आप इसको इधर से सॉल्व करोगे तो वैल्यू 0 आएगी। तो इसका आंसर क्या होगा? इस प्रॉब्लम का आंसर 0 होगा। अब इसको हम वैसे नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व कर लेते हैं। तो नॉर्मल तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे तो आप इधर से देखो, इधर से सॉल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस प्लस, तो आप लिखोगे डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आएगी 1 इंटू इसकी रो और इसका कॉलम हटाएंगे तो -9 + 12। ठीक है, -1 इंटू इसकी रो और इसका कॉलम हटाएंगे -18 + 15। ठीक है, तो -2 इंटू इसकी रो हटाएंगे, इसका कॉलम हटाएंगे 8 - 5, तो 3। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा +3 और -6। ठीक है, क्लियरली समझ आ रहा है? तो इसका आंसर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। आपने ओपन अप करके भी देख लिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस। दोनों तरफ हमें डिटर्मिनेंट दिए हुए हैं, एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। तो पहले पार्ट में हमारे को दिया हुआ है 2 4 5 1 = 2x 4 2x और 4 और यहाँ पे 6 और x। तो दोनों डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। एक ध्यान रखना है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू, डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड वैल्यू है, तो वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो यहाँ पर आ गया 2 - 20 = 2x² - 24। ठीक है, तो 2x² मेरा किसके बराबर आ जाएगा? इसको उधर ले जाते हैं। तो 24 - 20 कितना हो जाएगा? 4 + 2 6। तो x² = 3 आ जाएगा, x की वैल्यू +√3 आ जाएगी और -√3 आ जाएगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा बिलोंग्स टू -√3, √3। ठीक है, तो दो आंसर हो जाएंगे, -√3, √3। ओके, सेकंड पार्ट पे आते हैं इसके 7th क्वेश्चन के। उसमें लिखा हुआ है, अब इसको मैं डायरेक्टली सॉल्व कर दूं तो ये आ जाएगा 10 - 12 = 5x - 6x। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 5x - 6x, तो हमारे पास आ जाएगा -x = -2। तो सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा x = 2। बहुत ही आसान है अगर आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास बनेगा x² - 36, राइट हैंड साइड में बनेगा 36 - 36। तो मेरे पास आ जाएगा, ये राइट हैंड साइड में 0 बन गया, x² - 36 = 0। तो x - 6 इंटू x + 6, a² - b² के दो फैक्टर होते हैं, -b a + b। तो x की वैल्यू 6 भी आ जाएगी और x की वैल्यू -6 भी आ जाएगी। तो इसको हम +-6 भी लिख सकते हैं, और -6 इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, करली ब्रैकेट में -6, ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो बोथ आर दी करेक्ट आंसर्स। तो बी इज़ द राइट आंसर है। मतलब वैसे अगर इंडिविजुअल की बात करो तो ए भी आंसर है, सी भी आंसर है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज़ बी ओनली। ठीक है, चलो इसी के साथ ये वाली जो एक्सरसाइज हमारी 4.1 थी ये ख़त्म होती है। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, उससे ज़्यादा बच्चों में सर्कुलेट होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस चैनल।